सब्सक्राइब કર્યું है तो मुई કર્યું કે नहीं કર્યું ते हमने सब्सक्राइब करो। नमस्कार, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर श्री मनोज श्रीवास्तव जी, जो इन दिनों भोपाल मध्य प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं और इन दिनों वो पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्रालय देख रहे हैं। हालांकि ये मध्य प्रदेश के अन्य कई शहरों में जैसे झाबुआ है, जशपुर है, सागर है, ऐसे कई क्षेत्रों में कलेक्टर के भी ये पद देख चुके हैं और और विशेषकर ये जनजातीय और आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने बहुत काम किया है और जहां भी इन्होंने काम किया है एक नया मुकाम हासिल किया है, एक नई चीज, एक नया प्रयोग किया है जो हमेशा सफल रहा है। और मनोज श्रीवास्तव जी जो नाम के मोहताज नहीं है, सब लोग उनको जानते हैं और यहाँ अपर मुख्य सचिव पद पर होते हुए भी एक नया प्रयोग, नया आयाम बना रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों ने इनसे बातचीत शुरू की है। चूंकि विषय तो बहुत कुछ हो सकता है, इन्होंने इतने काम किए हैं कि इस विषय का कोई अंत नहीं हो सकता है, लेकिन हम विशेषकर विकास जो महिलाओं में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लेकर के ये जो नया प्रयोग किया है और इसमें जो इन्होंने एक स्थान बनाया है, एक नई मुकाम हासिल की है, उस सिलसिले में हम इनसे बात करना चाहेंगे। इनका सोचना है कि हम सरकार नहीं समाज की ओर देखें, सरकार नहीं समाज की ओर देखे, तभी एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं और ये प्रयोग इनका सफल भी रहा। अभी जो इन्होंने एक कैलेंडर बनाया है, इन्होंने एक बहुत अच्छा अध्ययन किया है कि बाहर के देश विशेषकर चाइना हमारे सभी पर्व त्योहार और हमारी जरूरतों को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके छोटी से छोटी चीजें भी बनाकर हमारे भारत के बाजार में बेचता है, तो हम क्यों नहीं। जबकि हमारे गांव में, हमारे लोगों में ये डीएनए है कि हम उन चीजों से भली भांति परिचित होते हैं। इसी चीज को इन्होंने पकड़ करके एक नई चीज की है। तो आइए हम बात करते हैं मनोज श्रीवास्तव जी से और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे इन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की, एक नया विचार, नया प्रयोग कैसा रहा और अभी क्या इससे ये कहां तक अभी मंजिल सफल हो सके हैं, मंजिल तक पहुंच पाए। तो आइए मनोज श्रीवास्तव जी, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप विकास की इतनी सारी चीजें जो आप कर रहे हैं और एक जो अभी जैसे एक दीपावली किट बनाया आपने, बाजार में महिलाएं बेची है और उससे अच्छा लाभ कमाया है, तो वो क्या है आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि लोग उनसे सीखे और एक नया मॉडल बनाते हुए हर भारत के हर देश में ये प्रचलित हो और लोग स्वावलंबी बने। स्व सहायता समूह मध्य प्रदेश में जो काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी सीमा के तहत अपने कार्य कर रहे थे। मुख्यतः तो वो शुरू यूं हुए थे कि वो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट ग्रुप थे, वो साख एवं बचत समूह थे। फिर बाद में धीरे धीरे उनका थोड़ा सा विकास हुआ, उनको बैंकों से भी सहायता मिलने लगी और उनमें से कई ने अपने को जो है एक तरह के प्रोडक्टिव ग्रुप के रूप में बदला, उत्पादक समूह के रूप में बदला। लेकिन उत्पादक समूह के रूप में बदलने में भी उनकी परेशानियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक तो ये हुआ कि उनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट मिला ये गनीमत थी, लेकिन वो जो एम्प्लॉयमेंट था वो मौसमी किस्म का था। तो साल में जो है कुछ हिस्सों में वो काम करते थे और बाकी हिस्सों में फिर बेरोजगार बैठे रहते थे। तो ये एक चुनौती थी हमारे पास कि कैसे जो है इस चीज की निरंतरता कायम की जाए, रोजगार की निरंतरता। दूसरे ये भी था हमारे सामने प्रश्न कि स्व सहायता समूह जो समूह की तरह काम करे। अभी ये होता था कि बैंकों से यदि उनको लोन मिलता है तो वो लोन जो है उसका एटमाइजेशन हो जाता है, यानी स्फटिकीकरण हो जाता है वो, और वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। 12 सदस्य हैं यदि तो उनके बीच में ही वो पैसा बढ़ जाएगा तो वो छोटा पैसा हो जाता था और फिर उसका कंजम्पशन के हिसाब से, उपभोग के हिसाब से तो इस्तेमाल होता था, लेकिन उत्पादन के हिसाब से इस्तेमाल नहीं हो पाता था। तो उनकी आय वृद्धि जो है, जो हमारा लक्ष्य था मूलतः बैंक से जो उनको लोन दिलाने में, तो वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता था।
तो इन चीजों को देखते हुए हम लोगों को लगा कि यदि जो इनकी मदद करनी है तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि स्व सहायता समूह की प्रत्येक महिला जो है कम से कम 10,000 रुपये महीना तो पैदा करे, और वो सिर्फ 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना ही नहीं पैदा करे, बल्कि जो है उसका इस तरह का होना चाहिए कार्य कि वो पूरे साल भर तक जो है किसी न किसी उत्पादक गतिविधि से जुड़ी रहे। तो उसके बहुत सारे हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन किए उनके, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस मुद्दे पे आप बात करने के लिए आए, मैं उसके बारे में बताना चाहता था कि वहां हम लोगों ने ये देखा कि जब प्रश्न ये है कि रोजगार की निरंतरता हो, तो हम लोगों को कोई ऐसा मॉडल चुनना पड़ेगा कि जहां पर हम चीजों को निरंतर बनाए रख सकें, सतत बनाए रखें, पूरे वर्ष भर चलने वाली गतिविधि हो, और वर्ष नहीं वर्षानुवर्ष चलने वाली गतिविधि हो। तो स्व सहायता समूह को हम लोगों ने पाया कि प्रधानमंत्री जी जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप जारी किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उन दोनों में जो आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, हमारे शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो स्व सहायता जो है एक तरह से उसका पर्याय है, सेल्फ हेल्प, वही आत्मनिर्भरता है। तो उस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि ये हम उस आत्म को पहचाने। बिना आत्म को पहचाने, बिना आत्म का संज्ञान लिए आत्मनिर्भरता की बात करना भी शायद ठीक नहीं है। तो इस आत्म में क्या है, और हमारी समाज में ऐसी क्या चीज है जो कि निरंतर है, सनातन है, लगातार बनी हुई है। क्योंकि जो सनातन होगी वही जो है इनको किसी तरह का ऐसा रोजगार उपलब्ध करा पाएगी जिसमें सातत्य हो, जिसमें धारावाहिकता हो। तो हम लोगों ने पाया कि हमारी संस्कृति जो है वो सनातन है। हमने पाया कि हमारे जो समाज है उसकी बहुत सी परंपराएं हैं, उसके बहुत से पर्व हैं, त्योहार हैं, जो बहुत वर्षों से चले आए हैं और बहुत वर्षों तक आगे भी चलते रहेंगे, वर्षानुवर्ष चलते रहेंगे। उनकी धारावाहिकता का क्या कोई फायदा जो है हम लोग अपने स्व सहायता समूह के हित में ले सकते थे, ये प्रश्न था। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे कल्चरल कैलेंडर है, एक हमारा सांस्कृतिक पंचांग है, और उसमें जो है ढेरों त्योहार आते हैं। इनफैक्ट हम लोग कहते भी रहते हैं कि भारत जो है पर्वों और त्योहारों का देश है, लेकिन वो पर्व और त्योहार जो है वो अपनी मांग भी पैदा करते हैं, अपनी डिमांड भी पैदा करते हैं, और उन डिमांड्स का संज्ञान जो है वो हम लोग लेते नहीं प्राय। हमारे पर्वों, हमारे त्योहारों का अध्ययन चीन में किया लोगों ने, यानी इस देश के बाहर के लोगों ने उसका अध्ययन किया, और उससे कौन सी प्रोडक्ट डिमांड्स पैदा होती हैं वो उसकी स्टडी करने के बाद उन्होंने उसकी सप्लाई करनी शुरू की। वो अपनी उनके गणेश जी बनने लगे, उनकी राखियां बनने लगी, उनकी लक्ष्मी जी की मूर्ति आने लगी, उनकी दुर्गा देवी की मूर्ति आने लगी। वो भारतीय त्योहारों और भारतीय पर्वों का इतने बारीकी से अध्ययन कर रहे थे, और हम लोग नहीं कर रहे थे अपना। अब हर त्योहार में कुछ ना कुछ ऐसी विशेष चीजें होती हैं जिसमें कि किसी तरह की आपकी चीजों की आवश्यकता होती है, चाहे वो वस्त्रों की आवश्यकता हो, चाहे वो पूजा सामग्री की आवश्यकता हो, चाहे वो मूर्तियों की आवश्यकता हो, और वो बनाने के लिए हम अलग अलग विधियां भी अपना सकते हैं। जैसे गोबर की चीजों से भी बनती हैं चीजें बहुत सारी, और गोबर के अलावा जो मिट्टी से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, और इसी तरह से दूसरे धातुओं से भी बनती हैं। तो क्या जो है इस तरह की मांगे जो विभिन्न पर्वों और त्योहारों में सन्निहित हैं, उन मांगों का कोई जवाब, कोई आपूर्ति व्यवस्था जो है वो हमारे स्व सहायता समूह के द्वारा हो सकती थी कि नहीं। ये चैलेंज हम लोगों ने दिया, और ये कहा कि उन सब चीजों को देखें जिसमें कि हमारी निर्भरताएं हैं, जिनमें कि हमारी डिपेंडेंसीज हैं, जिसमें कि हमारी एक्सटर्नलिटीज हैं। तो पाया कि बहुत सारी चीजों में हमारी निर्भरताएं विकसित हो गई थी, बहुत सारी चीजें थी जो बाहर से बन के आ रही थी। तो स्व सहायता समूह के लोगों के सामने मैंने वो कल्चरल कैलेंडर पे प्रस्तुत किया, जिसमें सिर्फ जो कहना चाहिए कि एक धर्म विशेष के ही पर्व और त्योहार नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के हैं।
उदाहरण के लिए अभी जो है क्रिसमस आएगा, तो क्रिसमस में भी जो है हम लोग बहुत सारे कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स और क्रिसमस ट्री और बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्व सहायता समूह से तैयार करवा के उनकी भी उपलब्धता करवाएंगे। तो अभी जब ये गणेश चतुर्थी आई थी तो हम लोगों ने बहुत गणेश के जो है मूर्तियां, और खासकर के गोबर गणेश जो कहलाते हैं, गोबर से बने हुए गणेश, वो हमने स्व सहायता समूह की महिलाओं को बनाने का काम दिया और उनको कहा कि आप स्थानीय विक्रय कीजिए, यदि और ज्यादा हो सके तो और भी बाहर विक्रय कीजिए। फिर उसके बाद नवरात्रि आई तो दुर्गा जी की मूर्तियां जो हैं वो इन्होंने बना के दी और उसके साथ भोजन सामग्री भी बना के दी, करवा चौथ पे दी। फिर दीपावली का त्योहार आया तो उसमें दिए, उसमें लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह, लक्ष्मी जी की मूर्ति और इस तरह से करके करीब 35 जो है सामान, एक उसका गिफ्ट हैम्पर इन स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बनवाया और उसको बेचा। तो अलग अलग जिले में लाखों की जो है उसकी उनकी बिक्री इस तरह से हो गई और उनको एक रोजगार मिल गया। तो ये रोजगार जो है लगातार नहीं था। यदि हम अपने जो कन्वेंशनलिटीज हैं, हमारी जो पारंपरिकताएं हैं, हम उसका जो है अध्ययन करें और देखें कि उनमें से कहाँ से मांग पैदा होती है। हम लोग रोजगार के लिए जो है राज्य की ओर देखते हैं, रोजगार के लिए यदि हम समाज की ओर देखें और उसके भीतर से यदि कुछ पाने की कोशिश करें हम, तो ये निकलेगा। तो अभी जैसे ये चल रहा है अभी देवोत्थान एकादशी तक दीपावली पर्व, तो उसकी विभिन्न चीजें ये लोग तैयार कर रही हैं और उसको बेच रही हैं। फिर उसके बाद अभी जैसे मैंने कहा क्रिसमस आएगा, उसकी तैयारी में लग जाएंगी। फिर उसके बाद 1 जनवरी नया वर्ष आएगा तो फिर उसके तैयारियों में उसके लिए कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, उसके लिए ये लोग कोशिश करेंगी। फिर मकर संक्रांति आएगी तो पतंगे बनाने का काम और स्थानीय रूप से उसको बनाकर उपलब्ध कराने का काम फिर ये करेंगी और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। एक के बाद एक ऐसे पर्व हम लोगों ने लिस्ट किए हैं, ऐसे पर्व। हाँ, पूरा एक सांस्कृतिक कैलेंडर बनाया है और जिसमें करीब 159 दिन हम लोग इनको व्यस्त रख सकते हैं। और मेरा कहना यह है कि ये तो हमारा इलस्ट्रेटिव है, दृश्यांत परक, उदाहरण परक है। हम लोग ये नहीं करें कि ये लिस्ट जो है पर्वों की कोई अंतिम सूची है। इसमें स्थानीय रूप से कई और चीजें भी जो है बनाई जाती हैं और ये लोग पर्व मनाए जाते हैं। कई लोक पर्व होते हैं, कई लोक मेले होते हैं, उसमें भी जो है ये लोग आ सकते हैं। तो और अभी जैसे हम लोग ये कर रहे हैं कोशिश की इनके जो शोरूम वगैरह कहीं खुले, लेकिन हम लोगों का कहना ये भी है कि इसी समाज में, इसी संस्कृति में बहुत सारे मेले भी भरते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में ये है कि 1961 में जब जनगणना हुई थी देश भर में, तो वो एक ऐसा वर्ष था जब देश भर में लगने वाले पर्वों और लगने वाले मेलों की भी जनगणना हुई थी। तो बहुत सारे मेले हैं जो भरते हैं। अब हम लोग ये उम्मीद करें कि साहब हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं के पास लोग आए और उनसे खरीदें। उसके बजाय ये उचित होगा हम कि ऐसी जगह पर जहां स्वाभाविक रूप से ही बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, भले ही कोरोना के कारण शायद अभी कम हो रही हो, लेकिन जो है उन मेलों में जो है इनकी जो इस तरह के स्टॉल लगवाएं और वहां पर उनकी बिक्री हो। और ये वही है जो समाज है जो बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी आमंत्रण पत्र के इन मेलों में जो है परंपरा के अनुसार वर्षानुवर्ष इकट्ठा होता रहता है। मध्य प्रदेश में करीब 1938 मेले लगते हैं। तो इन मेलों में ये स्व सहायता समूह की महिलाएं जो है अपने इन प्रोडक्ट्स के साथ जाएं और भी जितने उनके प्रोडक्ट्स उनके साथ जाएं, तो उनके लिए एक अच्छा जो है बड़ा क्षेत्र उनकी बिक्री के लिए मिल जाएगा। तो कहने का आशय मेरा ये है कि आत्मनिर्भरता जो है उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने समाज और अपनी संस्कृति के भीतर जो पोटेंशियलिटीज हैं, जो संभाव्यताएं हैं, उन संभाव्यताओं का जो है बड़ा बारीक अध्ययन करना चाहिए। और न केवल अपने ही, बल्कि जिस तरह से वो लोग हमारे यहाँ आए हैं, चीनी सामान और ये सब, और हमारे गांवों तक में भी उन्होंने इन विभिन्न चीजों के माध्यम से प्रवेश पा लिया है, तो वैसे कभी हमें भी उनका अध्ययन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि साहब कैसे जो है उनका नया वर्ष जो है वो 25 जनवरी से शुरू होता है और उसमें वो कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं। क्या
ये हो सकता है कभी कि हम अपना उनकी जरूरतों का सामान यहाँ से तैयार करें, कि जैसे कि 18 फरवरी के आसपास उनका जो है वो लैंटर्न फेस्टिवल आता है चीन में, लालटेन दिवस, लालटेन पर्व, तो उसमें भी उनकी अलग अलग तरह की मांगे रहती हैं चीजों की। तो हम अपने अड़ोसी पड़ोसी जो जितनी भी संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों को देखें और उनके माध्यम से जो उत्पन्न होने वाला एक पूरा इतना बड़ा डिमांड का एरिया है उसको जो है एड्रेस करने की कोशिश करें। तो इसके लिए एक बहुत ही विनम्र शुरुआत अभी हम लोगों ने की है, आगे जो है जाकर ये बड़ा रूप लेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ये तो बेसिकली एक आइडिया है, उस आइडिया का हम लोग इस तरह से उपयोग कर रहे हैं ताकि हमारी महिलाओं के भीतर वो वाइब्रेंसी बढ़ सके और हमारे गांवों में भी जो है एक तरह की एक नया ही किस्म का आर्थिक उत्साह पैदा कर सके। तो ये अभी इसका कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो अभी आप लगातार मिल रहा है। इनफैक्ट आपको देखेंगे मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, तो उसमें जो महिलाएं जो हैं जगह जगह इस तरह का बेच रही हैं और बड़े उत्साह के साथ बेच रही हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज थी जिससे वो सदा से परिचित थी। इसमें आर्थिक लाभ भी अच्छा आ रहा होगा जो आ रहा है। इनफैक्ट कुछ कुछ मामलों में तो लगभग उनको दुगनी आय हो जा रही है। अच्छा, जितना वो लगा रही हैं और जितना वो, कुछ मामलों में उनको दुगनी आय भी हो जा रही है। कुछ लोग जो हैं ये हैं कि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं बेचना चाहते, तो वो अपनी तरफ से 30% का लाभ लेकर और वो कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने इन सब चीजों को खुद चीनना शुरू कर दिया है। ये कामों की जो सूची हम लोगों ने गिराई थी उन्हें कि आप ये बना सकती हैं, ये बना सकती हैं, बना सकती हैं, इसमें काफी सारी चीजें जो उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ ली। तो ये उनकी इंजेन्युइटी है और ये गांव में महिलाओं के भीतर ये इस तरह की प्रतिभा, देसी प्रतिभा जो बहुत कुट के भरी हुई है। तो आजीविका मिशन को ये काम करना है कि इस प्रतिभा को जो है एक तरह का विश्वास उपलब्ध कराए कि दे कैन कंट्रीब्यूट, वो योगदान दे सकती हैं। और अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ेंगी और उसके बड़े मार्केट्स को एड्रेस करना शुरू करेंगे। अभी तो उन्होंने लोकल मार्केट्स को एड्रेस किया है, लेकिन जब और भी बड़े मार्केट्स को जब एड्रेस करना शुरू करेंगी और अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी और चीज़ों का सहारा लेना शुरू करेंगी, तो अभी उनके लिए तो बहुत बड़ा आकाश है जो खुला हुआ। ये मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा मॉडल तैयार हो रहा है, तो ये आपको ऐसा लगता है, आपको विश्वास है कि ये भारत का एक अच्छा मॉडल बन सकता है ये पूरे भारत में? संस्कृति तो एक ही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति, और ये पर्व, ये त्योहार जो है अलग अलग रूपों में मनाते हैं। और यदि कुछ जगह स्थानीय त्योहार है तो उसका भी अप्रोच ये रहेगी, उसके इंटरवेंशंस के कौन कौन से दिन होंगे, कौन कौन से अवधि होंगी, उसको अलग अलग जगहों पर कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन अप्रोच यही होगी। इस सामाजिकता का लाभ लो, इस सांस्कृतिकता का लाभ लो, क्योंकि भारत की ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ का यदि हम उपयोग करने लगे तो हमें जो बहुत दूसरी चीजों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आत्मनिर्भरता का सही अर्थ यही है। और एक तरह से मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति भी जो है इस मामले से, तो इन लोगों के सहयोग से फिर एक दूसरे स्वरूप में सामने आएगी। यानी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ है कि हमारे बहुत से पर्वों और त्योहारों का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, वाणिज्यीकरण हो गया, लेकिन वो वाणिज्यीकरण जो है हुआ किससे और उसका लाभ किसने लिया? हम लोगों को कहना यह है कि उसका वाणिज्यीकरण जो है देसी तरीके से भी हो सकता है। वो देसी तरीका जो ज्यादा आत्मीय हो, ज्यादा अपना हो, ज्यादा स्थानीय हो, तो वो वोकल फॉर लोकल की जो बात हो रही है वो इससे संभव हो सकती है। ट्राइबल इंडिया टीवी का मुख्य उद्देश्य है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो बहुत रिमोट दुर्गम क्षेत्र हैं, और चूंकि आपने भी बहुत दुर्गम क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में आप कलेक्टर रहे हैं, तो क्या ये उन
जो महिलाएं हैं, जो ट्राइबल महिलाएं हैं, जनजाति महिलाएं हैं, क्या वो भी इसका लाभ ले रही हैं या वहां तक पहुंच हो पाई है या वो लोग बाहर आ रहे हैं? नहीं, सभी जिले लाभ ले रहे हैं, इवन ट्राइबल जिले भी लाभ ले रहे हैं। बल्कि ट्राइबल महिलाओं के बारे में मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छी कलाकार भी हैं। हमने करीब करीब 10,000 से अधिक महिलाओं का उपयोग, महिला चित्रकारों का उपयोग किया है जो ग्रामीण है, जो आदिवासी है। जैसे झाबुआ है, एक देश का सबसे बड़ा आदिवासी जिला है, जहाँ पे 86% से भी ज्यादा लोग जो है आदिवासी है। तो वो क्षेत्र जो है वहां पर पिथौरा कला चलती है। इसी तरह से यदि आप ये मंडला डिंडोरी और बैगा वाले इलाकों में जाएंगे तो वहां पर भी अपनी एक कलम है चित्रकला की, जिसे वो जनगढ़ कलम कहते हैं। और वो इस तरह से अलग अलग जगहों पर चित्रकला की और दूसरी कलाओं की जो है स्थानीयताएं हैं और उनकी एथनिसिटीज हैं, उनकी कहना चाहिए कि जनजातीयताएं हैं। तो वो उन महिलाओं की, उनकी चित्रकला का हम लोगों ने उपयोग किया। तो अभी तक क्या होता था कि जो हमारे सरकारी भवन बनते थे या हमारी जो सरकारी जो भी हस्तक्षेप होते थे, उन सब में हम लोग उनकी एस्थेटिक्स का ध्यान नहीं रखते। एक बिल्डिंग बना दी, एक पंचायत भवन बना के खड़ा कर दिया, एक आंगनबाड़ी भवन बना के खड़ा कर दिया, लेकिन उसको जो है इन महिला चित्रकारों का उपयोग करते हुए एस्थेटिकली भी अपीलिंग बनाया जा सकता है, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से। तो वो हम लोगों ने किया और इन्होंने चित्रकारी की हमारी, तो हमारे भवन आज बड़े सुंदर भवन हैं। तो वो उनको रोजगार भी मिल गया उस बहाने, और दूसरी तरफ हमने उनको कोई नई चीज नहीं सिखाई, ये तो वो करती ही आई थी। इस चित्रकला में वो पीढ़ियों से पारंगत है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा हूं, मेरा मॉडल वो नहीं है। मेरा मॉडल है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। आज हम लोगों को बाहर बैठ के बड़ा अच्छा लगता है ये कहना कि हम सब कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम रीट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि बहुत सी कैपेसिटीज हैं अंडर यूटिलाइज्ड। हम सोचते हैं कि उसको कैपेसिटी पे एक ऐसी चीज है जो उसको हम कहीं एक्सटर्नली इंजेक्ट करेंगे, बाहर से लाकर उसके भीतर जो है प्रत्यारोपित कर देंगे उसको। हो सकता है कुछ मामलों में उस अप्रोच की भी जो है आवश्यकता हो, लेकिन उससे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम ये देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने लंबे समय में, इतना पुराना देश है ये, और यहाँ पे ग्रामों में, यहाँ के आदिवासी अंचलों में इन लोगों ने स्वयं कौन सी क्षमताएं विकसित की है। कितनी ही कलाओं में पारंगत लोग जो है हमें इन ट्राइबल एरियाज में मिलते हैं। क्या हम उनकी कलाओं को कोई प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं? ये प्रश्न है कि क्या हम उनको अब जो उनके बने हुए सामानों को, उनके की गई जो बहुत सारी निर्मितियों को हम कोई बड़ा मार्केट उपलब्ध करा पा रहे हैं? अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करते हुए क्या हम लोग उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिला सकते हैं? यानी हमारी अंतिम जो है सुख की अवस्था तब होगी जब कोई डिंडोरी का आदिवासी उसकी बनाई हुई किसी कृति को ब्राजील का कोई व्यक्ति खरीदे, और इनकी बनी बनाई क्षमताएं जो हैं, जो परंपरा ने बनाई हैं, इनके संस्कारों ने बनाई हैं, इनके अनुभवों ने बनाई हैं, इनकी पीढ़ियों ने बनाई हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं इन निर्मितियों को जो तैयार करने में, एक स्केल पर तैयार करने में, एक इतने बड़ी हद तक तैयार करने में कि वो जो एक मार्केटेबल कमोडिटी के रूप में जो है काम आ सके। तो वो कुछ कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये जो आदिवासी महिलाएं हैं, हालांकि बड़े शर्मीली स्वभाव की होती हैं, तो ये अभी ऐसा आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या उनमें भी कुछ परिवर्तन आ रहा है? वो मुख्य धारा से जुड़ रही हैं
या सरकार उनको किस तरीके से सहयोग कर रही है, स्पेशली ट्राइबल महिलाओं की बात कर रहे हैं। हमारी कुछ ट्राइबल महिलाओं से आप बात कीजिए स्व सहायता समूह की, उनसे बात करके आपको लगेगा कि वो किस किस्म के आत्मविश्वास से भरी हुई है और किस भाषा में, किस आर्टिकुलेशन के साथ वो बात करती है। तो वो परिवर्तन तो उनमें आया है प्रत्यक्ष। कभी भी आप उनसे बात करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा। अब वो उतना शर्मीलापन वो रह नहीं गया है। जो ये हस्तक्षेप हुआ है राज्य आजीविका मिशन का, और ये बहुत ही कीमती हस्तक्षेप। दूसरी चीज़ ये है कि मुख्य धारा में आई मैं नहीं कहता, क्योंकि वो जहाँ है वही उनकी धारा है और वही मुख्य धारा भी है। मुख्य धारा की डिबेट जो है एक इस तरह से चलाई जाती है एज इफ कि जो है मुख्य धारा इनकी धारा नहीं है, मूलतः इन्हीं की धारा है और उस तरह का कोई द्वैत नहीं है। जो मैंने महसूस किया, हम लोगों ने जो मूर्तियां इनसे बनवाई जो स्व सहायता समूह की महिलाओं से, तो सब उनसे अच्छी तरह से परिचित थे। उनको कोई पुनर्परिचय की जरूरत नहीं है कि गणेश जी का परिचय करा रहे हैं, कि शिव की पार्वती जी का या दुर्गा जी का या लक्ष्मी जी का परिचय करा रहे हैं। वो सब अच्छी तरह से उनके उसमें है और उन्होंने उसी आधार पर बनाया। वो चीज जो है वो शेयर करती हैं उस देवलोक को। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइबल एरिया में ये प्रचार करने में लगे हुए हैं कि आपका जो है देवलोक उनके देवलोक से भिन्न है। नहीं है ऐसा, हम लोगों के अनुभवों में आया। उनके जो माइथोलॉजी है, उनके जो पौराणिकी है, उस पौराणिकी में और जो हमारी जो कहना चाहिए कि जो हमारे गैर आदिवासी गांवों और शहरों की जो पौराणिकी है, उस पौराणिकी में कोई बहुत ज्यादा तात्विक भिन्नताएं नहीं है। कथा की भिन्नता हो सकती है, नरेशन की भिन्नता हो सकती है, कथ्य की भिन्नता थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन पात्रों में जो है कई बार जो समानताएं हैं। और आप उनको महादेव कहते हैं, वो उनको बड़ा देव कहते हैं, और ऐसे कई देवियां जो है उनके यहाँ हैं जो हमारी माइथोलॉजी से, हमारी पौराणिकी से, हमारे देवलोक से मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई द्वैत नहीं है मुख्य धारा और आदिवासी धारा के बीच में। कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातों को भड़काते हैं और भारत का एक तरह से बाल्कनाइजेशन करना चाहते हैं, खंड खंड में बांटना चाहते हैं और कुछ सील्ड कंपार्टमेंट जो है खड़ा कर देना चाहते हैं इन द नेम ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। तो वो चीज़ जो है मैंने अपने अनुभव में पाई कि इनमें नहीं है। जितनी सरलता से उन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं, जितनी सरलता से उन्होंने इन त्योहारों में लगने वाली चीज़ों को बनाया है, इसका मतलब है कि ये कोई एक ऐसा रिक्त है, कोई ऐसी विरासत है जो उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त की है। हालांकि मनोज श्रीवास्तव जी से किसी विषय पे जितनी भी बात की जाए वो कम ही होगा। बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और हम चूंकि एक विषय पे एक स्वयं सहायता समूह और एक जो मार्केटिंग का जो एक सामाजिक आधार उन्होंने बनाया उस विषय पे हम बात कर रहे थे। आगे भी हम इनसे कभी अन्य विषयों पे बात करेंगे और आदिवासियों पर भी जो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो उन्होंने अपना एक दृष्टिकोण रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन सब चीजों से हमें एक सीख लेनी चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा है कि राज्य की तरफ नहीं, सरकार की तरफ नहीं, एक समाज की तरफ हमें देखना है। तो समाज से देखेंगे तो समाज से ही हमें एक नई दिशा मिलेगी और हम वहां से एक आर्थिक लाभ, एक मार्केट हम तैयार कर सकते हैं। तो हम मनोज श्रीवास्तव जी से आज्ञा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalIndiaTV.com।